एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इससे पहले के पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि लैन क्लैन से उस एल्डर को निकाल दिया जा चुका था। उसे शरण कहती है, तुमने भले उस एल्डर को निकाल दिया है, पर अभी जो ये शांति कायम है, ये तूफान से आने की पहले की शांति है। जब वो तूफान आएगा तो वो किसी को नहीं छोड़ेगा। उससे पहले हमें विंग की याददाश्त वापस लानी होगी। ये कैसे हो सकता है? हमने सारी मेडिसिन देख लिया है, कुछ भी विंग पे असर नहीं कर रहा है। शरण कहती है, हाँ एक तरीका है, पर उसके लिए विंग की ग्रैंडमदर के पास जाना पड़ेगा। सिर्फ वही है जो विंग की याददाश्त वापस ला सकती हैं। जब तक विंग अच्छे से पूरी तरीके से ठीक ना हो जाए, हमें विंग को जैंग क्लैन से छुपाना होगा। पर अभी तो आपने कहा था कि मिस्टर जैंग फैमिली विंग के साइड है, फिर हमें उसे छुपाना क्यों होगा? शरण कहती है, फिर तुम वही करो जो मैं तुम्हें कह रही हूँ। ज़्यादा मत सोचो, हमारे पास अब ज़्यादा समय नहीं बचा है। यहाँ पे लैन कुरन हमें सर हिला देते हैं और शरण कहती है कि और तुम्हें ये भी करना होगा। लैन कुरन वो सुनने के बाद कहते हैं, क्या सिर्फ 2 दिन के अंदर ये होना नामुमकिन है? शरण कहती है, हमें ये करना ही होगा कि जान बचाने का सिर्फ एक यही तरीका है। लैन कुरन कहते हैं, ठीक है, अगर आप कहती हैं तो मान जाता हूँ। ये बात याद रखना, ये बातें सिर्फ हमारे बीच में रहनी चाहिए और इस जगह से बाहर नहीं जानी चाहिए। लैन कुरन पहले सोचते हैं और फिर मान जाते हैं, और अब वो जाके ये सारी चीज़ें लैन वांगजी और लैन चैन को बता देते हैं। पहले लैन वांगजी बोल रहा था, क्या ये सब कुछ इतना जल्दी होने वाला है? अभी मुझे नहीं लगता कि सही टाइम है। लैन कुरन भी यही कह रहे थे, पर उन्हें अभी ये सब कुछ सीक्रेटली करना ही पड़ेगा, वरना विंग की जान में खतरा आ सकता है और विंग को बचाने के लिए वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। लैनी ने शरण को कुछ बटरफ्लाइज भेजी थी, जिनका रिप्लाई आ गया था, और अब वो लोग विंग के साथ जंगल की गहराइयों में जा रहे हैं। ये जंगल शरण के अंदर आता है, और इस जंगल की खासियत ये है कि यहाँ पे कोई की भी पावर काम नहीं करती है सिवाय शरण की और उनके डिसाइपल्स की। यहाँ अंदर जाते जाते विंग की वजह सील थी, अब वो धीरे धीरे खुद ब खुद कमज़ोर हो रही थी, क्योंकि यहाँ किसी का मैजिक और किसी के स्पेल्स काम नहीं करते हैं। इसलिए विंग का स्पेल भी खुद ब खुद हटने जा रहा है। और जब तक वो लोग शरण तक पहुँचते हैं कि ऊपर से उसको पूरा स्पेल हट गया था। उनके बाल पहले से कुछ ज़्यादा और लंबे घने हो गए थे। उसके साथ साथ अब वो धीरे धीरे पूरी तरीके से वाइट हो चुके थे। विंग की आँखें जो पहले नॉर्मल ब्लैक थी, अब वो रेड हो गई थी, और विंग के कपड़े भी पूरी तरीके से बदल चुके थे। शरण उन सभी के सामने आती हैं। यहाँ पे विंग का बिहेवियर यही बच्चों वाला ही था। शरण विंग को देखने के बाद कहती हैं कि विंग को ठीक तो कर देंगी, हमें उन्हें 1 हफ्ता लगेगा। यहाँ पे किसी को कोई परेशानी नहीं थी, बस बात इतनी थी कि यहाँ पे विंग के साथ सिर्फ इस जगह एक ही पर्सन रुक सकता है, और यहाँ किसको रुकना उसे तय करना पड़ेगा। बाकी सभी को यहाँ से वापस जाना पड़ेगा। सोचने के बाद डिसाइड हो जाता है कि लैन वांगजी विंग के साथ रुक रहा है, और सब लोग अब यहाँ से वापस हो जाते हैं। लैन वांगजी विंग के साथ ही रुकता है। पहले दिन में शरण विंग को पूरी बॉडी चेकअप करती है, उसके बाद उसके लिए कुछ हर्ब्स ढूंढती है। विंग को 7वें दिन मेडिकल हब का बात दिया गया है और उसे मेडिसिन दी जा रही थी। उन मेडिसिन के थ्रू 1 हफ्ते में पूरा ठीक हो गया था। उसकी पूरी याददाश्त पूरी तरीके से वापस आ गई थी, और उसे सब कुछ मालूम चल गया था कि वो इतने टाइम से कहाँ है, क्या हो रहा था और यहाँ क्या चल रहा है। बट वो लोग अभी भी 1 हफ्ते होने के बावजूद अपने क्लैन नहीं लौटे हैं, अभी भी शरण के साथ ही हैं। और दूसरी तरफ यहाँ कल्टीवेशन वर्ल्ड में वॉर स्टार्ट हो गई थी। जो एल्डर लैन क्लैन से निकाल दिए गए थे, वैन क्लैन के साथ मिलके यहाँ पे सभी क्लैन्स पे हमला कर चुके हैं, और सारे क्लैन उनसे लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, पर कोई भी उनसे जीत नहीं पा रहा है, और धीरे धीरे करके सारे क्लैन्स हारते जा रहे हैं। लैन क्लैन में इसलिए मीटिंग बुलाई गई है, और सभी क्लैन डिसाइड करते हैं कि वो मिलके एक साथ एक बहुत बड़ी वॉर करने जा रहे हैं। पूरे टाइम पे लैन कुरन को और लैन चैन को बस वहीं की याद आ रही थी कि वो ठीक तो होगा या फिर नहीं। शरण उन्हें जाने की परमिशन देने के साथ साथ दोनों को ये भी बता देती है कि कल्टीवेशन वर्ल्ड में वॉर चल रहा है और उन लोगों को अब सावधान रहना चाहिए। और वो इनसे वो कहती हैं, ट्रेजर का तुम्हें क्या करना है? तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है, तुम्हारे ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है उस ट्रेजर को प्रोटेक्ट करने की। विंग को वो उस जगह की फर्स्ट की दे देती हैं। उन्हें इस की का सेकंड पार्ट ढूंढना था। हमें सर हिलाता है और उस पार्ट को अपने पास रख लेता है, और अब लैन वांगजी और विंग दोनों अपने स्वॉर्ड्स पे फ्लाई करते हुए उस वॉर के बीच में पहुंचते हैं।
वो लोग आसमान में थे और सब लोग काफ़ी दूर लड़ रहे थे, पर वो लोग जैसे ही उतरते हैं उन लोगों के आने के बाद तो पूरा पासा ही पलट गया था। जहाँ वैन क्लैन अब तक जीतते आ रहा था, अब कल्टिवेशन वर्ल्ड में यहाँ पे लैन क्लैन, जैंग क्लैन, जिन क्लैन, ये सारे क्लैन जीतने लगते हैं। सब लोग उनके आने से काफ़ी खुश थे। वो लोग लैनवांग जी को तो जानते हैं, पर ये सेकंड पर्सन कौन है किसी को समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि वोइंग की उनकी तरफ बैक थी और वोइंग का फेस अभी तक किसी ने नहीं देखा था। जैसे ही अब वोइंग उनकी तरफ मुड़ता है, जैंग क्लैन शॉक थे कि उन्हें अपना बेटा देखने को भी कहाँ मिल रहा है इस वॉर के बीच में। उनके पास काफ़ी सवाल है, पर ये पूछने का सही वक्त नहीं। वो लोग अपनी वॉर को कंटिन्यू करते हैं। आज की वॉर जैसे तैसे ख़त्म होती है और आज की वॉर कुछ भी रिजल्ट सामने नहीं आता। सब लोग बैठ के अब रणनीति बना रहे थे और लैनवांग जी जैसे ही वहाँ एंटर करते सब लोग वोइंग को लिटिल लैंड प्रिंस के नाम से संबोधित करते हुए ग्रीट करने लगते हैं और लैनवांग जी को सेकंड गोसो प्रिंस। यहाँ पे जैंग फैमिली सुनकर थोड़ा शॉक थे कि वोइंग को लिटिल लैंड प्रिंस ये लोग क्यों कह रहे हैं, और अब वो लैंड कुरान की तरफ देखने लगते हैं। जैंग फैमिली कहते हैं ये सब कुछ क्या हो रहा है। लैंड कुरान कहते हैं आप जानते थे कि वोइंग जिंदा है, आपको मालूम था, पर आपने मुझे बताया क्यों नहीं। कुरान कहते हैं कि नहीं, मुझे मालूम नहीं था, मुझे अभी अभी कुछ समय पहले ही मालूम चला है। जैंग फैमिली कहते हैं तो आप मुझे तब बता सकते थे। आप जानते हैं मैं कितने सालों से मेरे बेटे को ढूंढ रहा हूँ और आप उसे छुपा के रखे हुए हैं। वोइंग कहता है कर इसमें उन्होंने की कोई गलती नहीं है। बाबा तो सिर्फ मुझे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे और मैं भी, मेरी याददाश्त खो गया था जिसके कारण मैं उन्हें कुछ बता नहीं सका। उन्होंने ही मुझे आज तक प्रोटेक्ट किया। आज मैं जितने भी पावरफुल हूँ सिर्फ उन्हीं के कारण है। जैंग फैमिली कहते हैं वो तो ठीक है, पर तुम्हें मालूम है कि हम तुम्हें कब से ढूंढ रहे हैं। तुम्हारी लाइफ कितनी इंपॉर्टेंट है ये तुम्हें मालूम भी है। तुम्हारी लाइफ तुमसे भी ज़्यादा हम सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। उनसे माफ़ी मांगता है और अपने ब्रदर लैंचजन के बाजू में जाकर बैठ जाता है। ये मीटिंग ख़त्म होने के बाद वोइंग अपने रूम में था। लैनवांग जी, लैंचजन और लैंड कुरान वोइंग के पास आते हैं और कहते हैं आज तुम ज़्यादा बोल नहीं रहे हो कि क्या हुआ है। वोइंग कहता है यहाँ पे बाबा क्यों, किसी को मेरी परवाह नहीं है, सबको उनके उस ट्रेजर की परवाह है। क्या वो लोग मेरी चिंता इसलिए करते हैं क्योंकि मैं उनकी वो की हूँ जिसके कारण वो लोग उस पावर को या फिर उसके अंदर जो भी ट्रेजर है उसे हासिल कर सकें। क्या मैं कभी किसी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं हो सकता। लैंड कुरान इनको समझाते हुए कहते हैं ऐसा नहीं है, जैंग फैमिली को तुम्हारी फिक्र है, उन्हें मालूम है कि तुम्हारी लाइफ कितनी इम्पोर्टेंट है और अगर तुम ही नहीं रहोगे तो और लोग कैसे जिएंगे। लोग तुमसे बहुत प्यार करते हैं इसलिए तुम्हारे बिना नहीं जी सकते। इसका मतलब उस ट्रेजर या फिर उस की से कुछ भी नहीं था, वरना इस बारे में तो वो सालों पहले जान गए थे। वो तुम्हारा इस्तेमाल उस समय ही कर लेते। ये तुम्हारी गलत फैमिली है। वो एक हामी से लाता है, अपने बाबा को हक कर लेता है कि वो नहीं जानता कि वो उस ट्रेजर को प्रोटेक्ट कर सकता है या फिर नहीं, और वो कुछ करने के लायक है या नहीं। बट लैंड कुरान कहते हैं तुम्हें इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, तुम अपना बेस्ट करो और हम लोग हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे। लैंड कुरान लैंचजन के उस रूम से जाने के बाद लैनवांग जी वोइंग को सूप पिलाने लगता है और वोइंग को कहता है अब तुम मेरे को अपनी इंजरीज दिखाओ, मुझे उन पर दवाई लगानी है। ऐसे क्या देख रहे हो, मुझे मालूम है तुम्हें पेन हो रहा था, मैंने तुम्हें मीटिंग में ही नोटिस कर लिया था। तुम कब से अपनी इंजरीज को छुपा रहे हो, ऐसे ही छुपाते रहोगे तो लड़ नहीं पाओगे, दिखाओ मुझे। और ऐसा कह के वोइंग की स्लीव्स ऊपर करके वोइंग के हाथ में अब दवाई लगाने लगते हैं। वोइंग कहता है हस्बैंड क्या तुम्हें लगता है कि मैं कुछ कर पाऊँगा। लैनवांग जी कहता है कि मैं इतना तो नहीं जानता कि हम लोग कुछ कर सकते हैं या फिर नहीं, पर मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि अगर तुम मेरे साथ हो तो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट और हम सबको प्रोटेक्ट ज़रूर कर सकता हूँ। लैनवांग जी की बात सुन के वोइंग कहता है कि हाँ ठीक है, अब मुझे भूख लग रही है। लैनवांग जी वोइंग को अपने हाथ से सूप पिलाने लगता है और वोइंग अब कहता है बस। लैनवांग जी अब वोइंग को बेड पर सुला देता है, फिर वोइंग के पास जाकर लेट जाता है। वोइंग उसे हक करके सो जाता है। वोइंग के सोने के बाद लैनवांग जी को भी काफ़ी घबराहट हो रही थी क्योंकि कोई नहीं जानता कि इस जंग का क्या फैसला होगा, क्या उनमें से कोई बचेगा या फिर नहीं। बस वो लोग एक ऐसा युद्ध लड़ रहे हैं, वो ये तक नहीं जानते कि वो जीत भी सकते हैं या फिर नहीं, या फिर उन्हें ये जिंदा रहने का कोई चांस भी है या फिर नहीं। फिर से उनका ये युद्ध चालू हो चुका था। वैसे तो ये काफ़ी टाइम तक चला था, पर आखिरी में वैन क्लैन जीत जाते हैं क्योंकि उन्होंने कुछ स्पिरिट्स और ज़ॉम्बीज़ का इस्तेमाल किया था जो मर ही नहीं रही थी। उन्हें कितना भी मार लो वो मरने को तैयार ही नहीं है और सारे क्लैंस अब उनके बंदी बन चुके हैं। जाओ अब वो इनके सामने आके
उसके गले में तलवार पॉइंट करने ही वाला था, लैन वांगजी वुयिंग के सामने आ जाता है और कहता है कि दूर रहो। वैन चाओ कहता है मुझे कोई मतलब नहीं कि तुम किसे प्रोटेक्ट करना चाहते हो, किसे नहीं। बस मैं चाहता हूँ कि तुम उस डोर को खोलो। और वो लोग वुयिंग को और लैन वांगजी को स्वॉर्ड की नोक पे उस बड़ी सी गुफा के सामने के दरवाजे पे ले आते हैं। और यहाँ पे एक साइन बना हुआ था जिसके अंदर उन्हें वो कीज के दोनों पार्ट रखने थे। वुयिंग कहता है मेरे पास इसका सेकंड पार्ट नहीं है। अब वैन क्लैन से उसका सेकंड पार्ट को बुलवाया जाता है और अब वो दोनों पार्ट्स को एक बना दिया जाता है। उन्हें जब वो डोर में लगाते हैं वो खुलता ही नहीं है। वैन चाओ अब चिल्लाने लगता है तुमने मुझे धोखा दिया, तुम जानते हो ना तुम अभी हमारे कब्जे में हो। मेरे एक इशारे पे पूरे क्लैन लीडर्स की जान चली जा सकती है और इस मौके पे तुम हमसे होशियारी करने की कोशिश कर रहे हो। वुयिंग कहता है मैं नहीं जानता, मुझे इसे खोलना नहीं आता है और अगर ऐसे ही है तो क्यों ना तुम ट्राई कर लो। जैसे ही वैन चाओ अब उस डोर पे वो की को लगाने आता है, उसे जोर का झटका लगता है और वह दूर और वो की वापस उड़ते हुए वोशन के हाथों में। उस की के ऊपर कुछ लिखा हुआ था। वोशन उन वर्ड्स को पढ़ने के बाद अपने और लैन वांगजी के ब्लड का एक एक ड्रॉप डालता है और फिर उस की को लगाता है। अब वो डोर खुल गया था जिसके अंदर वुयिंग और लैन वांगजी जाते हैं और लोग जाने की कोशिश करते हैं बट वो लोग एंटर भी नहीं कर पा रहे थे। और जाके वो देखते हैं कि अंदर एक बहुत बड़ी सी बुद्धा की मूर्ति रखी हुई है और उनके सामने यिंग और यांग की एनर्जी पूरी तरह फ्लो कर रही है। अब वो दोनों एनर्जीज ह्यूमंस की फॉर्म लेती हैं। वो और कोई की एनर्जी नहीं, वोशन के मदर और फादर की एनर्जी है जो यहाँ कैद हो चुकी है। जैसे ही वो दोनों अंदर आते हैं उनका स्वागत करते हैं और वुयिंग के पास जाके उसको प्यार करते हुए कहते हैं हमें मालूम था कि तुम एक ना एक दिन यहाँ ज़रूर आओगे। बुद्धा के सामने एक स्वॉर्ड भी रखी हुई थी। अब वो उस स्वॉर्ड की तरफ पॉइंट करते हुए कहते हैं ये जो स्वॉर्ड तुम्हें दिख रही है इसे छूना आसान नहीं है क्योंकि ये एक इल्यूजन है और अगर तुम्हें यहाँ का ट्रेजर चाहिए वो तुम्हें खुद ढूंढना पड़ेगा। और जैसे तुम एक गुफा समझ रहे हो, ये कोई गुफा नहीं एक पैलेस है और जो कि तुम लगा के आए हो क्विज की तरह एक लेटर है। तुम लोग यहाँ आ गए हो और अगर तुम्हें इस जगह से बाहर जाना है तो तुम्हें उस ट्रेजर को ढूंढना होगा और किसी भी तरीके से उसे अपने कंट्रोल में लाना होगा क्योंकि वो ट्रेजर की खुद की एक सोल है और वो आज तक किसी के कंट्रोल में नहीं आया। जो भी यहाँ आए कोई भी यहाँ से वापस नहीं जा पाए और हम भी यहाँ सिर्फ बचने आए थे। तब से हम यहाँ कैद हो गए, सिर्फ हमारी अब एनर्जी बची हुई है जो भी अब ज़्यादा टाइम तक नहीं रह सकती है। और लैन वांगजी समझ गए थे ये चारों तरफ ये जो गुफा की है यहाँ इल्यूजन बैरियर्स लगे हुए हैं जिसने इस पूरे पैलेस को ऐसा दिखा रही है कि ये कोई गुफा है और यहाँ कुछ भी समझ नहीं आ रहा है या क्या रियल है और क्या इल्यूजन। पहले उन्हें वो सब कुछ इल्यूजन तोड़ने होंगे। वो लोग काफ़ी ढूंढने के बाद उन इल्यूजन को तोड़ देते हैं। उनके सामने बुद्धा की जो मूर्ति थी अब उसके बिल्कुल सामने एक बहुत बड़ा सा स्विमिंग पूल टाइप पॉन्ड बन जाता है और उसके ऊपर एक बहुत खूबसूरत से शीशे की लगी हुई दीवार थी और यहाँ पे कई खंभे लगे हुए थे जो काफ़ी खूबसूरत थे। ऐसा लग रहा था सोने के बने हैं। आजू बाजू काफ़ी ट्रेजर था। वो लोग पानी के अंदर देखते हैं तो वहाँ पे एक स्वॉर्ड दिख रही थी तो शायद वही ट्रेजर है। लैन वांगजी पानी में कूद जाता है उस स्वॉर्ड को लाने के लिए बट वहाँ पे भी काफ़ी जाल थे। लैन वांगजी पर जैसे ही सबसे बीच में पहुँचता है उस स्वॉर्ड को पकड़ने के लिए, वो स्वॉर्ड नहीं थी, इल्यूजन थी। असली स्वॉर्ड तो सबसे ऊपर टंगी हुई है उन कांच के बीचों बीच। पानी से बाहर आके वुयिंग को बताता है अब वो लोग उससे ऊपर कैसे जाएंगे, यहाँ पे उनका मैजिक भी काम नहीं कर रहा है। बहुत सोचने के बाद लैन वांगजी और वुयिंग अपने कुंफू का इस्तेमाल करते हुए इन पिलर्स के ऊपर से कूदते हुए, यहाँ पे उन पिलर्स के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा बटन्स टाइप कुछ लगे हुए थे। जैसे वो लोग उनके ऊपर पैर रखते हैं तीर चलने लगते हैं। सब दूर से तीर आ रहे थे और वो उन तीर को सीढ़ियों की तरह इस्तेमाल करते हुए वो दोनों पहुंच गए थे और एक साथ उस तलवार को खींच के नीचे ले आए थे। और वुयिंग का ब्लड गिरने के कारण वुयिंग का और स्वॉर्ड का कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है। और वहाँ पे एक उड़ती फ्लूट पूरी तरीके से ब्लैक कलर की है और यहाँ पे वुयिंग का हाथ अभी भी ब्लड निकल रहा था, इसलिए वो महान चीज़ भी वुयिंग की ही बन जाती है। अब ये दोनों ही चीज़ें अपनी ह्यूमन फॉर्म में आने लगती है और वुयिंग की स्वॉर्ड ये ह्यूमन फॉर्म में आकर वुयिंग को ग्रीट करती है। वो एक बहुत खूबसूरत सी लड़की थी और वुयिंग की फ्लूट वो भी अपने ह्यूमन फॉर्म में आती है। उसका नाम चैनसिंग था। वुयिंग की स्वॉर्ड का नाम आज तक कुछ रखा ही नहीं गया क्योंकि कोई उसे पा ही नहीं सका। वुयिंग अब उसके तरफ देखता है
और वोइंग उसका नाम रखता है मूनलाइट, क्योंकि वो मूनलाइट की तरह बहुत ज़्यादा ही ब्यूटीफुल और इसी तरीके से शाइन कर रही थी। वांगजी अब बुद्धा की मूर्ति की तरफ इशारा करता है, क्योंकि वो भी कुछ अजीब सी लग रही थी। उस बुद्धा के पास जाते हैं, उसे छूते हैं और वो लोग उस जगह से बाहर उन लोगों को बाहर देख के वैनचाओ पूछ रहा था कि उन्हें क्या मिल रहा है। वोइंग उन दोनों की तरफ इशारा कर देना, वो दोनों लड़कियाँ जो वैनचाओ को दिख ही नहीं रही थी। कहता है कि क्या तुम्हें कुछ भी नहीं मिला वहाँ से? वोइंग कहता है ये तो रहे चैनचिंग और मूनलाइट, ये दोनों ही मिली है मुझे वहाँ से। चैनचिंग बताती है कि उन दोनों ने अपने ऊपर इनविजिबल स्पेल कर रखा है और चैनचिंग कहती है अगर मास्टर आप चाहें तो आप इनका ये ब्लैक मैजिक तोड़ सकते हैं, मेरे अंदर इनसे भी ज़्यादा पावर्स हैं। वोइंग हाँ बोलता है और अब चैनचिंग अपने फ्लूट के फॉर्म में आकर वोइंग के हाथों में आ जाती है। वोइंग अब उस फ्लूट को बजाने लगता है। वोइंग जैसे जैसे उसे बजा रहा था वहाँ से सारी डार्क एनर्जी गायब होती जा रही थी, वो सारी वोइंग के उस फ्लूट के अंदर समाती जा रही थी। और अब धीरे धीरे करके यहाँ से जो कॉप्स बनाए गए थे वो भी डिसअपियर हो रहे थे। अब वो लोग कुछ ज़्यादा और नहीं रह पा रहे थे और यहाँ से जो पूरा काला ऑरा आ रखा था पूरा गायब हो जाता है। यहाँ पूरा आसमान पूरी तरीके से नॉर्मल हो गया था और किसी को भी बिल्कुल भी बैड एनर्जी या फिर इंटेंट एनर्जी फील ही नहीं हो रही थी। अपने मूनलाइट के इस्तेमाल से एक ही बार में वैनचाओ का गला काट ही देता है। इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। बाय।